The French Revolution. So it is one of the most important revolution of the world, क्योंकि ये रेवोल्यूशन ऐसा रेवोल्यूशन था जिसमें क्या है कि कोई मतलब कोई रिवोल्ट नहीं हुआ, कोई वॉर नहीं हुआ, बिकॉज ये फ्रांस है। फ्रांस के रेवोल्यूशन को अगर मैं मतलब इंट्रोड्यूसर ऑफ द ऑल द रेवोल्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड कहूँ तो ये कोई छोटी बात नहीं होगी। एक वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर, व्हेन द फ्रांस स्नीज देन द ऑल द यूरोप कैन कोल्ड। इसका मतलब है अगर फ्रांस शीख भी मारता है तो जो सर्दी होती है ना वो पूरे यूरोप में हो जाती है। तो जो भी फ्रांस में होता था ना वो एक आइडियल शिप है, मतलब सबसे पहला रेवोल्यूशन है, सबसे पहले समझाया गया था। ठीक है, ये बहुत ही मॉडेस्ट और बहुत ही बेहतर तरीके से आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन समझाया गया है। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना क्या दिया गया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ही बेटर तरीके से नोट्स और पीडीएफ की फॉर्म में, इतनी पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जो हमारे समझाने का वे है दैट इज वन ऑफ द ईजिएस्ट वे, पिक्चर डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन को। ठीक है, तो शुड वी स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की। ठीक है, थोड़ा सा फ्रेंच रेवोल्यूशन आपकी जो बुक्स के बियॉन्ड है वो थोड़ा सा लेके चलते हैं, ये बुक्स में नहीं है, बुक्स के बाहर से थोड़ा सा लेके चलते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग ये है बिटवीन 1789 टू द 1799 के बीच का टाइम पीरियड। फ्रांस अंडरवेंट अ वायलेंट रेवोल्यूशन। फ्रांस के अंदर एक वायलेंट रेवोल्यूशन हुआ, मतलब फ्रांस का जो रेवोल्यूशन था वो वायलेंट था, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। लड़ाई वगैरह नहीं हुई थी, मतलब ये क्या है कि ये जो ऐसा नहीं है कि मतलब ये रेवोल्यूशन जो था लाइक इसमें क्या है कि किंग नहीं मान रहा था या ये था, इसमें सब कुछ हो जाएगा। मतलब क्या है, रेवोल्यूशन इतना ज़्यादा वो हॉरस पीरियड नहीं रहेगा, पर फिर भी इसको रेवोल्यूशन कहा जाता है। फ्रांस अंडरवेंट अ वायलेंट रेवोल्यूशन ओवर थ्रू द फ्रेंच मोनार्ची। हाँ, मैं आपको गवर्नमेंट के बारे में बता दूँ। गवर्नमेंट टोटल 3 तरह की होती है आपके पास। पहली होती है मोनार्ची, जिसमें क्या होता है, किंग होता है, किंग के अंदर किंग ही रूल करता है, किंग के बाद किंग के बाद उसका बेटा ही किंग बनेगा, ये कहलाता है मोनार्ची। दूसरा होता है डेमोक्रेसी, जो हमारे इंडिया में है, मतलब यहाँ पर लीडर हम लोग चूज़ करते हैं वाया वोटिंग, और लीडर चूज़ करने के बाद क्या होता है कि वो गवर्नमेंट चलाता है। और तीसरा होता है मिलिट्री डिक्टेटरशिप। इन दिस टाइम पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं है, हाँ हो सकता है फ्यूचर में, जैसे पाकिस्तान के साथ हो रहा है, पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ जाए। इससे पहले मिलिट्री डिक्टेटरशिप पाकिस्तान के अंदर थी, सद्दाम हुसैन भी थे इराक के, और पाकिस्तान के अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे जिनकी डेथ हो गई, तो उनका भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप था। ठीक है, तो टोटल 3 तरह की गवर्नमेंट चलती है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन की। फ्रेंच के अंदर मोनार्ची थी। एस्टेब्लिश अ रिपब्लिक विद अ कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पर क्या हुआ, रिपब्लिक हुआ, मतलब फ्रांस फ्री हुआ विद द कॉन्स्टिट्यूशन। डी जनरेट इन टू द पीरियड ऑफ द टेरर। पर ये जो फ्रीडम आया, ठीक है, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है, यानी कि जो टाइम पीरियड बताया गया बिटवीन 1789 टू द 1799, ये पीरियड ऑफ द टेरर कहा जाता है, एंड द एग्जीक्यूशन एंड एंडेड विद द मिलिट्री कूप डिफीट। और ये पीरियड खत्म हुआ जब मिलिट्री कूप हारा, मतलब वहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप आया था, उसके बाद ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप हारा, और इस तरह से ये टेरर पीरियड खत्म हुआ। रेवोल्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल। मैंने कहा था ना, इस रेवोल्यूशन को मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रोवर्शियल रेवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए क्या था, एक मतलब क्या मानते हैं कि स्टार्टिंग थी, मतलब पूरी दुनिया के लिए एक सिंबल था कि रेवोल्यूशन कैसे करते हैं, वे था, तरीका था। कॉन्ट्रोवर्सल इन अ सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ द मॉडर्न एरा। उस टाइम पर काफ़ी सारे सिग्निफिकेंटल मॉडर्न एरा, काफ़ी सारे चेंजेस हुए। इट ब्रॉट अ लाइफ ऑफ द यूरोप। ये यूरोप के अंदर जान वापस ले आया। इस रेवोल्यूशन ने यूरोप को एक फ्रीडम दिया, एंड द एंटेंग द आइडिया ऑफ द इक्वलिटी। इसमें क्या क्या हुआ, इक्वलिटी फैली, यानी कि ऑल द पर्सनस शुड बी सीम्स टू बी द इक्वल बिफोर द लॉ। फ्रीडम मिली एंड द डेमोक्रेसी वापस आई, विच वुड बी द प्रोवाइडेड द बेसिस ऑफ द रिफॉर्म ऑफ द मोमेंट। जो कि क्या है, कई तरह के मोमेंट्स यहाँ पर चलाए गए, एंड द न्यू पॉलिटिकल फिलोसोफर्स इन 19th सेंचुरी। और कई तरह के फिलोसोफर्स भी यहाँ सामने निकल कर आए, जो मैं आपको धीरे धीरे समझाता रहूँगा। वैसे वन ऑफ द ईजिएस्ट रेवोल्यूशन है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन था क्या। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर फ्रांस की गवर्नमेंट कैसी थी। सबसे पहले देख लेते हैं फ्रांस के अंदर मोनार्ची थी। मोनार्ची क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी डिक्लेयर किया था। मोनार्ची के अंदर क्या होता है कि जो रूल होता है वो किंग्स करते हैं, यानी किंग्स के अंडर रूल क्या कहलाता है, मोनार्ची कहलाता है। द एब्सोल्यूट मोनार्ची विच एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है एन एब्सोल्यूट मोनार्ची, यानी कि एक परफेक्ट मोनार्ची सिस्टम। किंग के बाद किंग बनता है। मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा किंग लुइस 16 के बारे में। हाँ, लुइस 16, 16 किंग लुइस फर्स्ट, लुइस सेकंड, लुइस थर्ड, ऐसे करके लुइस 16, टोटल 16 स्पीशीज़ चलती हुई आ रही थी, 16 किंग्स चलते हुए आ रहे थे।
तो एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है एब्सोल्यूट मोनार्ची सिस्टम, यानी कि फ्रांस एक ऐसा सिस्टम झेल रहा था। फ्रांस के अंदर गवर्नमेंट कैसी थी, एक ऐसी गवर्नमेंट थी जो कंप्लीटली अंडर द किंग्स थी, किंग के अंडर में थी। एब्सोल्यूट मोनार्ची डिड नॉट शेयर द पावर विद द कंसील और द पार्लियामेंट। मतलब यहाँ पर कंप्लीटली पावर किसके हाथ में थी, किंग के हाथ में। किंग अपनी पावर किसी के अंडर में भी शेयर नहीं करता था। मतलब वहाँ पर गवर्नमेंट नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई पार्लियामेंट नहीं थी, सिर्फ किंग ही रूल करता था। यानी कि डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग्स, जितने भी अधिकार थे, जितने भी किसी को सजा देने का अधिकार हो गया, या टैक्स सिस्टम हो गया, या गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को चेंज करने का जितना भी पावर था ना, गवर्नमेंट तो थी नहीं, तो जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस थे, जो भी डिसीजन लेता था किंग लेता था। मतलब ये मान लीजिए कि कंप्लीटली जो पावर थी वो एक ही पर्सन के हाथ में थी, डिवाइन राइट ऑफ द किंग्स, यानी कंप्लीट डिवाइन राइट्स, पूरे देवीय राइट्स किसके हाथ में थे, किंग्स के हाथ में थे। ये एक पिक्चर्स दिखाया गया है, पिक्चर है किंग्स जेम वन ऑफ द इंग्लैंड का। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जो किसके हैं आपके पास, लाइक इंग्लैंड के किंग रहे फर्स्ट। और इसमें क्या है आपके पास, लाइक कि ये बताया गया है कि जिस तरह से पावर्स इनके हाथ में थी। द पीरियड ऑफ द लास्टिंग रफली फ्रॉम द 1600 टू द 1800, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले का पीरियड है। द पीरियड लास्टिंग रफली फ्रॉम द 1600 एंड 1800, अगर मैं बात करूँ 1600 और 1800 के बीच की, इज ऑफन रेफर टू द एज ऑफ द एब्सोल्यूटिज्म। तो ये जो एज रहा ना, ये एज ऑफ द एब्सोल्यूटिज्म है। देखो हमारी बुक में स्टार्ट किया गया है 1789 से। उससे पहले क्या हो रहा था, सडनली वहाँ बुक में आप जब स्टार्ट करोगे ना चैप्टर बच्चों, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिगार्डिंग क्या है। वहाँ पर डायरेक्ट ये बताया गया है कि किंग लुइस 16 आया, किंग लुइस 16 से कोई खुश नहीं था। ये कोई नोट्स आपको नहीं बताएगा इतना, पर मैंने जो आपके लिए, मतलब ये एक्चुअली क्यूरियोसिटी तो होती है ना कि सडनली ऐसा क्या हुआ कि एक इतनी पुरानी चलती हुई आ रही एब्सोल्यूटिज्म एकदम से खत्म हो गई। इतने किंग्स चले आ रहे थे, किंग्स के साथ ऐसा क्या हुआ, तो वो बताया गया है कि पुराने कुछ किंग्स ने प्रॉब्लम क्रिएट की थी, जिसका जो इफेक्ट पड़ा ना, वो किंग लुइस 16 पे पड़ा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये है पीरियड ऑफ द लास्टिंग ऑफ द रफली 1600 टू द 1800। 1600 से 1800 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि किंग्स को हटाना पड़ गया। The period lasting roughly from the 1600 to the 1800 is often referred to the age of the absolutism। इस टाइम पीरियड को एज ऑफ द एब्सोल्यूटिज्म कहा जाता है। मतलब उस टाइम पर पूर्ण की पूरी पावर किनके हाथ में थी, किंग के हाथ में। वेरी गुड। मोनार्ची ड्यूरिंग दिस टाइम एक्सरसाइज कंप्लीटली ऑथोरिटी। यहाँ पर कंप्लीट मोनार्ची चलाई जा रही थी, मतलब जो किंग कहता था वही सही होता था। कंप्लीट मोनार्ची चलाई जा रही थी एंड डिड नॉट शेयर द पावर विद द काउंसिल और द कैबिनेट। किंग अपनी पावर को अपनी काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स या फिर कैबिनेट के साथ भी शेयर नहीं करता था। मतलब कंप्लीटली पावर किसके हाथ में थी, किंग के हाथ में थी। एब्सोल्यूटिज्म वाज अ टाइड टू द कंसेप्ट ऑफ द डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग्स। किंग को सारी पावर दी हुई थी। द आइडिया ऑफ द मोनार्ची हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द गॉड। ऐसा माना जाता था कि जो किंग है ना, उसको गॉड ने क्या किया है, अपॉइंट किया है। मतलब वो भगवान कहलाता था, गॉड कहलाता था। किंग ने जो कह दिया दैट इज़ अ परफेक्ट, वो यही होगा। किंग ने अगर रूल निकाल दिया तो वो रूल चाहे गवर्नमेंट के फेवर में हो या अनफेवर में, वो रूल चलाया जाएगा। द आइडिया ऑफ द मोनार्ची हैज़ बीन द अपॉइंटेड बाय द गॉड्स वॉज अ गॉड एंड वर रेस्पॉन्सिबल ओनली द गॉड। और इसके लिए भगवान ही जिम्मेदार है। मतलब ये माना जाता था कि भगवान ने किंग को भेजा है, ये आपके ऊपर मतलब क्या है, रूल करेंगे। थस नो वन कुड बी क्वेश्चन देयर जजमेंट। आ गया ना, कोई भी पर्सन ये जजमेंट या किंग के जजमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। किंग ने जो कह दिया दैट मीन्स गॉड ने कह दिया, दैट इज फुल एंड फाइनल। हिस्ट्रियन ऑफन आइडेंटिफाई द जेम्स वन। हिस्ट्रियन ये बताते हैं कि जेम्स वन ऑफ द इंग्लैंड एज अ वन ऑफ द फर्स्ट एब्सोल्यूट रूलर। वो इस एब्सोल्यूट रूलर के फर्स्ट किंग थे। मैंने कहा था इंग्लैंड के फर्स्ट रूलर। अब आप बोलेंगे इंग्लैंड, एक्चुअली क्या है, वहाँ पर फ्रांस के अंदर इंग्लैंड का रूल चलता था पहले। ठीक है, ये 1600 की बात है। इंग्लैंड एज अ वन ऑफ द फर्स्ट एब्सोल्यूट रूलर। नॉट ओनली डिड द जेम्स बिलीव दैट द मोनार्ची शुड बी होल्ड टोटल पावर। जेम्स मानते थे कि मोनार्ची के अंदर टोटल पावर होगी, वो किसके हाथ में होगी, मोनार्ची शुड होल्ड द टोटल पावर। मोनार्ची के अंदर टोटल पावर इन्हीं के हाथ में होगी। अ बिलीव दैट लीड हिम टू अ क्लैश विद द पार्लियामेंट और द सेवरल ओकेशन। और ये क्या होता था, कई बार इनमें क्लेशेस हो जाते थे। कई बार क्या होता था, किंग के रूल्स लोगों को समझ में नहीं आने लगे तो क्लेशेस बढ़ते गए। धीरे धीरे प्रॉब्लम तो होगी ना, तो क्लेशेस बढ़ते गए। And the belief that the clashes with the parliament in several occasions, but he also wrote extensively about the divine rights of the king, पर वो kings के फेवर में थे। In his work The True Law of the Freedom Monarchy, he started the kings are called God। उन्होंने ये कहा था कि किंग्स को एज अ गॉड माना जाए।
बिकॉज दे सिट अपॉन द गॉड्स थ्रोन, क्योंकि क्या है कि जब किंग बैठते हैं ना तो किंग के आसपास जो ऐसे स्टेचूज बनाए जाते थे जो गॉड्स के होते थे, तो भगवानों के बीच में किंग को बिठाया जाता था इन द अर्थ एंड हैव द काउंट ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन टू गिव हिम। और ये माना जाता था कि भगवान ही क्या करते हैं, किंग को पावर देते हैं इस दुनिया को चलाने के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। द सेग्रेगेरियल सिस्टम क्या था ये? फेडरल मेथड। फेडरल मेथड का मतलब होता है लाइक टैक्सेशन, टैक्स, ड्यूज। किंग की इनकम क्या है? देखो, किंग की इनकम होती है टैक्सेस। किंग क्या करता है? फेडरल ड्यूज निकालता है। ड्यूज मतलब बाकी जनता जो लोग होंगे, किंग उनको सिक्योर करेगा और बदले में उनसे क्या करेगा, उनकी क्रॉप का या उनके टैक्सेस का कुछ परसेंटेज ले लेगा। जैसे जनरली होता क्या था, क्रॉप के ऊपर आता था, क्रॉप का 1/10% किंग लेगा और 1/6 ऑफ द लैंड किंग के नाम पर डोनेट करनी पड़ेगी। ये कई तरह के ड्यू सिस्टम थे जो अलग अलग किंगशिप में अलग अलग रहे। तो फेडरल ड्यूज मेथड ऑफ द लैंड ऑनरशिप एंड द ऑर्गेनाइजेशन पीजेंट्स लेबर। और जो लेबर होगी, अगर वो लेबर अपने टैक्सेस नहीं चुका पा रही है, ठीक है, तो लेबर बॉन्डेड लेबर बन जाएगी। बॉन्डेड लेबर का मतलब उसको किंग के अंडर में फ्री में काम करना पड़ेगा। ठीक है, बड़े ही डेंजरस होते थे ये लोग। ये लोग क्या करते थे, ज़बरदस्ती लोगों से काम करवाने के लिए बांध देते थे। ये किंग का इनकम था, किंग यही देखता था। Since the Middle Ages, France and the other European countries was structure on the system is called feudalism. तो मिडिल एजेस का मतलब है 1600 और 1700 1800 के बीच के टाइम पर मिडिल एजेस के अंदर क्या है, वो स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड फेडरलिज्म। फ्रांस और अदर यूरोपियन कंट्रीज फेडरलिज्म के ऊपर चल रही थी। क्या है फेडरलिज्म? पार्ट ऑफ द सिस्टम वाज द मेथड ऑफ द लैंड ओनरशिप। इसके अंदर आता है लैंड का ओनरशिप, यानी कि जमीन किसकी है, एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज द सिग्नेशन ऑफ द मॉरलिज्म। बट नॉट ऑल द नोबिलिटी ऑफ द फ्रांस ऑन द लैंड। पर सारे फ्रांस के जो ओनर थे, मोस्ट ऑफ द नॉट ऑफ नोबिलिटी द फ्रांस ऑन द लैंड, मतलब फ्रांस के जो बाकी जो लीडर्स थे वो लैंड नहीं चाहते थे। द टर्म सिग्रेगेंस रेफर टू द नोबल्स हु डिड ऑन लैंड। ये टर्म जो यूज़ किया गया ना, सिग्रेगेंस रेफर टू द नोबल्स हु डिड ऑन लैंड, जिनका खुद का लैंड था। सिग्रेगेंस यूज्ड पीजेंट्स लेबर टू वर्क। मैंने कहा था ना, ये लोग क्या करते थे, टैक्सेस देते थे। जो टैक्स ये लोग क्या करते थे, लोन देते थे। लोन देने के बाद जो टैक्सेस नहीं चुका पाता था, ये लोग क्या करते थे कि उन वर्कर्स से फ्री में काम करवाते थे। हाँ, थोड़ा सा इतने भी बुरे नहीं थे ये लोग, उनसे काम फ्री में करवाते थे, पर उनके लैंड पे नहीं करवाते थे। इनके पास खुद के बड़े लैंड थे जो इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखे थे, उस पर फ्री में काम करवाते थे। द टर्म सिग्रेगेटर रेफर टू द नोबल्स, उन्हीं लोगों को सिग्रेगेटर कहा गया। The Seagener is referred to the nobles who did on land. Seageners used the peasants' labor to work their land. In the 18th century in France, the nobility owned their 25% land. हाँ, तो फ्रांस की सिचुएशन अगर मैं बात करूँ तो 18th सेंचुरी में लगभग 25% फ्रांस का लैंड किनके पास था, नोबल्स के पास में। अब इतना बड़ा लैंड होने के बाद खुद तो काम करेंगे नहीं, उनको वर्कर्स चाहिए थे। तो जो लोग टैक्सेस नहीं चुका पा रहे थे, 25% लैंड पर उनको काम करवाया जाता था, वो भी फ्री में, एंड येट पेड द लिटिल इन टैक्सेस, और उनके बदले में टैक्सेस काटे जाते थे। अंडर द सिग्रेगेरियल सिस्टम द नोबल्स कुड टैक्स द पीजेंट्स हु लिव ऑन देयर लैंड, और वो जो लैंड पर रहते थे, जो उनके अंडर में रहते थे, उनसे टैक्सेस वसूला जाता था। टैक्सेशन ऑफ द पीजेंट्री एंडेड अप टू द प्रोवाइडिंग द सिग्रेगेरियंस विद अ मेजर सोर्स ऑफ द रेवेन्यू। मैंने कहा था किंग का टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू यहीं से आता था। ठीक है, तो ये था बियॉन्ड द चैप्टर, मतलब इस चैप्टर से पहले क्या क्या होता है ये आपने पढ़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, किंग लुइस 16 का, किंग लुइस 14 के 16 के बाद में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में